तो चलो भैया बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 9। क्या कह रहा है ये? लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। एंड यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको देखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये आपको रिलेशन दिया हुआ है आर द फॉलोइंग ट्रू, ठीक है। ये जो नीचे आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये आपको ट्रू है या फिर फॉल्स है ये आपको बताना है, ठीक है। ट्रू है या फिर फॉल्स है आपको बताना है। और साथ में क्या कहा गया है? जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो भैया जस्टिफाई करने का मतलब क्या है कि आपको एक अच्छा सा रीजन देना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो क्यों है, या फिर फॉल्स है तो क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या नोट करते हैं? गिवन नोट करते हैं जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। आर, ठीक है, आर इज रिलेशन, आर इज रिलेशन, ठीक है, आर इज रिलेशन फ्रॉम, ठीक है, आर इज रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, ठीक है। आर इज रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय, ठीक है, डिफाइंड, R is a relation from n to n defined by, ठीक है। किस तरीके से आपको डिफाइंड करके दिया हुआ है यहाँ पे? R is equals to, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B बिलोंग्स टू n, ठीक है, वेयर यहाँ पे एंड A का जो वैल्यू है, ठीक है, एंड A यहाँ पे क्या है? A is equals to what? B स्क्वायर, ठीक है। A is equals to हमारा क्या है यहाँ पे? B स्क्वायर। तो इसी को आप कैसे नोट कर सकते हैं? दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होता है? इट इज अ वे, इट इज a unique way of writing the elements in the specific order, है ना। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कब करेंगे? जब a एंड b का क्या होगा? यहाँ पे एक यूनिक रिलेशन होगा। a एंड b के बीच में क्या होगा? एक यूनिक रिलेशन होगा। और इन दिस केस a एंड b के बीच में क्या रिलेशन आपको दिया हुआ है कि a इज इक्वल्स टू क्या है? b स्क्वायर, है ना। तो इसी को आप कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b इज बिलोंग्स टू r, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली बाय इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। और ये कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? व्हेन a इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका? b स्क्वायर। क्या होगा? a इज इक्वल्स टू क्या होगा? b स्क्वायर। तो भैया इसी को अगेन आप कैसे बोल सकते हैं? एक तरीके से आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन r का मेंबर होगा। कब होगा? जब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने a की जगह पे b स्क्वायर पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? r इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? b स्क्वायर कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, b स्क्वायर कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो भैया इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रही है उसमें क्या रिलेशन है? एक यूनिक रिलेशन है ना। ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रही है इसमें यूनिक रिलेशन है। और क्या रिलेशन है? कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है ना। यहाँ पे जो आपको फर्स्ट एंट्री दिख रही है, ये जो फर्स्ट एंट्री आपको दिख रही है वो क्या है? यहाँ पे सेकंड एलिमेंट का क्या है? स्क्वायर है। तो ये जो यूनिक रिलेशन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। क्या यूनिक रिलेशन है? कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? यहाँ पे सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। तो इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए 1, 2 एंड 3 ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 तीनों को चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोला गया है यहाँ पे? a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब हमारे माइंड में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो r का एलिमेंट तभी होगा जब उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। किसके? सेकंड एलिमेंट का, ठीक है। अगेन आई रिपीट, फिर से ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या कहा है मैंने? कि इस r का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस r का एलिमेंट तभी होगा जब उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होगा? स्क्वायर होगा सेकंड एलिमेंट का। तो भैया यहाँ पे देखो a कॉमा a है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपको a स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे? सिंस यहाँ पे a स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a, है ना। a स्क्वायर कैसा होता है? इज नॉट इक्वल्स टू a। और अगर a स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू है तो इसको आप कैसे लिखेंगे? a कॉमा a इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉमा a, इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉमा a। और अगर इट इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉमा a है तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर नहीं है।
है ना। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर नहीं है, और अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर नहीं है तो क्या ये रिलेशन फॉलो करता है? नहीं करता है। क्या ये रिलेशन फॉलो करता है? नहीं कहता है, क्योंकि ये रिलेशन क्या कहता है कि जब, ठीक है, जब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर होगा तभी वो ऑर्डर्ड पेयर इस आर का एलिमेंट होगा। तो यहां पे क्या आपको दिख रहा है? फर्स्ट एलिमेंट इज सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो यहां पे आपको क्या दिया था कि a कॉमा a बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया कि ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, सॉरी ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम कैसे लिखेंगे यहां पे? स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट a बिलोंग्स टू आर, ठीक है, स्टेटमेंट a बिलोंग्स टू आर, सॉरी a कॉमा a बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा a बिलोंग्स टू आर फॉर, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n इज फॉल्स, ठीक है, a बिलोंग्स टू n इज फॉल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स है। अच्छा, तो अगर आप मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर हमने a का वैल्यू जो है 1 दे दिया है ना, अगर हमने क्या किया, a का वैल्यू 1 दे दिया तो क्या हो जाएगा, है ना, कि मान लो, ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज कि हमने अगर, ठीक है, सपोज कि अगर हमने a का जो वैल्यू है 1 दे दिया, तो अगर हमने a का वैल्यू दे दिया 1 दे दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कॉमा a इज इक्वल्स टू, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 1 कॉमा 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर कॉमा 1 लिख सकते हैं ऐसे, 1 स्क्वायर कॉमा 1। नाउ इन दिस केस यू कैन सी, ठीक है, इन दिस केस यू कैन सी कि फर्स्ट एलिमेंट इज अ स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट, है ना। आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है, एंड दिस इज फॉलोइंग दिस रिलेशन, ठीक है। वो क्या कर रहा है? इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, और अगर इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? बिलोंग्स टू आर, क्या लिख सकते हैं? बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ये फॉल्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है वो क्या है? फॉल्स है। बट अगर आप a की वैल्यू 1 ले लेते हो तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है, ठीक है ना। बाकी हर वैल्यूज के लिए, ठीक है, बाकी हर वैल्यूज के लिए, किसको छोड़ के? a इज इक्वल टू 1 को छोड़ के बाकी हर वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट आपका कैसा है? फॉल्स है। सिर्फ अगर आप a इज इक्वल टू वैल्यू a इज इक्वल टू 1 ले लेते हो तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। तो यहां पे इसको आप कैसे लिखेंगे? इट इज पॉसिबल, ठीक है, इट इज ट्रू only when, it is true only when a is equals to 1, ठीक है, it is true only when a is equals to 1, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? जस्टिफाई किया हुआ है, ठीक है ना। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है? ठीक है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 2? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है हमारा? ये है, ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 3 है, ठीक है, ये क्या है हमारा? स्टेटमेंट नंबर 3 है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज क्या होता है? b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो हमने देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगी? ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगी? जब वो ये रिलेशन फॉलो करेगी, ये सेम रिलेशन फॉलो करेंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं? व्हेन दे आर फॉलोइंग द सेम रिलेशन, व्हेन दे आर फॉलोइंग द सेम रिलेशन। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। कि मान लो अगर हमने यहां पे a इज इक्वल्स टू जो है, ठीक है, यहां पे a इज इक्वल्स टू अगर मैंने 4 ले लिया, लेट, ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 2। तो अगर आप a इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हो और b इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हो तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 कॉमा 2, और ये जो 4 है इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर लिख सकते हो, 2 स्क्वायर कॉमा 2। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम रिलेशन इन विच, ठीक है, ये किसके जैसा सेम रिलेशन है? आर का रिलेशन है। आर का रिलेशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। किसका? सेकंड एलिमेंट का। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट इज अ स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, बट, ठीक है, बट, ठीक है, बट 2 स्क्वायर कॉमा 2
इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, 2 स्क्वायर कॉमा 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 कॉमा 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 कॉमा 2 स्क्वायर। ये इक्वल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा क्या है 4 है, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है 4 है, तो ये इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। और अगर ये इक्वल नहीं है तो इसी का मतलब क्या हो गया कि b कॉमा a, ठीक है, b कॉमा a, ठीक है, b कॉमा a इज इक्वल्स टू 2 कॉमा 2 स्क्वायर। क्या ये रिलेशन फॉलो करता है? ठीक है, क्या ये रिलेशन आपको फॉलो करते हुए दिख रहा है? तो भैया बिल्कुल नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि ये रिलेशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। किसका स्क्वायर होना चाहिए? सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर दिख रहा है क्या? बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट स्क्वायर है किसका? फर्स्ट एलिमेंट का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो दस, ठीक है, दस a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, दस as a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, implies, ठीक है, implies b कॉमा a does not belongs to r, ठीक है, b कॉमा a does not belongs to r and the statement जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो जो आपको स्टेटमेंट दिया था कि अगर मान लो a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो क्या होता है? b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। देन बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट यहां पे क्या कहता है? ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहां पे क्या कह रहा है? थर्ड स्टेटमेंट यहां पे क्या कह रहा है कि, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, कॉमा ऑर्डर्ड पेयर b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट कि अगर ऑर्डर्ड पेयर a b बिलोंग्स टू r है और ऑर्डर्ड पेयर b कॉमा c बिलोंग्स टू r है तो क्या होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? लेट a इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 16 ले रहे हैं, ठीक है। मान लो b इज इक्वल्स टू आपका 4 है, ठीक है, b इज इक्वल्स टू क्या है? आपका 4 है। अभी हम रिलेशन ऐसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ab इज अ मेंबर ऑफ r, है ना, ऑर्डर्ड पेयर ab इज अ मेंबर ऑफ r। तो ऑर्डर अगर इसका मेंबर है तो इसका मतलब क्या होना कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? a इज इक्वल्स टू 16 ले लिया, b इज इक्वल्स टू 4 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे c जो है ना हम लोग c इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, राइट है। c इज इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, ठीक है ना। देन यहाँ पे आप देखो कि a इज इक्वल्स टू अगर आप b लेते हो, a इज इक्वल्स टू अगर आप क्या लेते हो? ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b अगर आप लेते हो तो यहाँ पे भैया a का वैल्यू कितना है? 16 है, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 4 है। 16 का मतलब क्या होता है? 4 स्क्वायर, और यहाँ पे 4 जो आपका एज इट इज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट आपको दिख रहा है वो क्या है? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। तो रिलेशन फॉलो करता है? करता है नहीं करता है? करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। एल्सो, ठीक है, एल्सो अगर, ठीक है, अगर मान लो हमने b कॉमा a ले लिया तो b कॉमा a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू कितना है? 4, c का वैल्यू कितना है? b कॉमा c हमें लेना है, तो c का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज 4 कॉमा 2? 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर कॉमा 2, एंड 2 स्क्वायर कॉमा 2 इज फॉलोइंग द सेम रिलेशन की फर्स्ट एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है यहाँ पे? सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर है। और अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारे फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर होता है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 10, ठीक है, एल्सो, ठीक है। नाउ अगर आप, अभी हमें क्या देखना है कि b कॉमा c जो है, a कॉमा c जो है वो भी r का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। नाउ a कॉमा c, ठीक है, a कॉमा c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू हमारे पास कितना है? 16 है। a का वैल्यू हमारे पास कितना है? 16 है। c का वैल्यू हमारे पास कितना है? 2 है, ठीक है, c का वैल्यू कितना है? हमारे पास 2 है। बट आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, ये किसके साथ इक्वल नहीं है? 2 स्क्वायर कॉमा 2 के साथ। ये किसके साथ इक्वल नहीं है? 2 स्क्वायर कॉमा 2 के साथ। वाई? बिकॉज ये 16 है, और 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर। 16 का मतलब क्या होना चाहिए? 4 स्क्वायर। और अगर 16 का मतलब 4 स्क्वायर है तो क्या ये 2 स्क्वायर के साथ इक्वल होगा? नहीं होगा। इसी का मतलब क्या होना चाहिए? ठीक है, इसी का मतलब क्या होना चाहिए कि ये a कॉमा c इज इक्वल्स टू 16 कॉमा जो 2 है, ठीक है, 16 कॉमा 2 है, दैट इज
a कॉमा सी इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर कॉमा 2, अगर नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर कॉमा 2 है तो हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आप देख सकते हो कि आपको यहां पे क्या मिला है, a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दस, ठीक है, दस इफ, ठीक है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी अगर बिलोंग्स टू आर है तो इंप्लाइज क्या होता है, a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। a कॉमा सी क्या होता है हमारा, r का रिलेशन नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलोइंग द रिलेशन इन r, इट इज नॉट फॉलोइंग द रिलेशन इन r। इसमें r का रिलेशन फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि r का रिलेशन हमारा क्या कहता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, हमारा सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। और जब हमने यहाँ पे a एंड c का वैल्यू लिया तो आप देख सकते हो a का वैल्यू हमें 16 मिला हुआ है, c का वैल्यू हमें 2 मिला हुआ है, एंड 16 एंड 2 में कोई रिलेशन है क्या, क्या ये जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जो आपको स्टेटमेंट दिया गया था, क्या स्टेटमेंट दिया गया था, क्या बोल रहे थे ये कि अगर a एंड b बिलोंग्स टू आर है एंड b एंड c बिलोंग्स टू आर है तो क्या होता है, a एंड c बिलोंग्स टू आर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। सो स्टेटमेंट, ठीक है, ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू r implies a कॉमा c बिलोंग्स टू r इज फॉल्स, ठीक है। ये कैसा स्टेटमेंट है हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, लिखेंगे सब। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 एंड 16, ठीक है। दो सेट्स आपको दिए हुए a एंड b, ठीक है, a एंड b में कुछ एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे आपको f दिया हुआ है, f इज कंटेनिंग द ऑर्डर्ड पेयर्स 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11, ठीक है। देन क्या बोला है, आर द फॉलोइंग ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये रिलेशंस दिए हुए, ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए, ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है, ठीक है। क्या है, f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। फर्स्ट आपको क्या चेक करना है, क्या वेरीफाई करना है कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, एंड सेकंड हमारा क्या है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो जब रिलेशन फ्रॉम a टू b बोला गया है तो आपके माइंड में ये बात पट से क्लिक हो जानी चाहिए, ठीक है। क्या, कौन सी बात क्लिक हो जानी चाहिए, कौन सी बात क्लिक हो जानी चाहिए कि हर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। रिलेशन कब होता है, व्हेन इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। रिलेशन कब होता है, व्हेन द एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हमें f को जो है रिलेशन बोलना है फ्रॉम a टू b तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि ये a क्रॉस b का सबसेट है या नहीं है। एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। f को रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, a क्रॉस b का सबसेट होना पड़ेगा, एंड देन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो हमें पता है फंक्शन कब होता है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर यूज, मतलब a के हर एलिमेंट जो है यूज होने चाहिए, और उसका हर एलिमेंट जो है कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसकी हर इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है ना। डोमेन का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए और उसकी इमेज जो कोडोमेन में हमें मिलती है, यहाँ पे इन दिस केस द डोमेन इज a, कोडोमेन जो हमारा क्या है, b है, तो a का हर एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए और उसका इमेज जो है b में कैसा आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे। गिवन क्या दिया गया है हमें यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू क्या है भाई, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, एंड b इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, b इज इक्वल्स टू क्या है, 1 5 9 11 15, ठीक है, 16, राइट है ना, ठीक है, 1 5 9 11 15 एंड 16, ठीक है। देन यहाँ पे f क्या दिया हुआ है आपको, f इज इक्वल्स टू क्या है, ठीक है, f इज इक्वल्स टू क्या है, 1 5, ठीक है, f इज इक्वल्स टू 1 5 2 9 ऑर्डर्ड पेयर 1 5 2 9, देन क्या है हमारे पास 3 1, ठीक है, देन क्या है 3 1, देन क्या है हमारे पास 4 5, ठीक है, क्या है 4 5, एंड देन नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारा 2 11, ठीक है, कैसा है 2 11, ठीक है। देन यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं, a क्रॉस b। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम थोड़ा सा मैपिंग का यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या यूज कर लेंगे, मैपिंग हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये आपका सेट ये है, ठीक है, सेट हमारा a है और ये क्या सेट हमारा b है, ठीक है।
कोई अगर सेट ए है और एक हमारा सेट क्या है बी है, तो सेट ए इज कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2 3 4। सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ठीक है। सेट बी के अंदर हमारे कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, ठीक है, 5 है, 9 है, 11 है, देन क्या हमारा 15 है और देन क्या हमारा 16 है। तो भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम a क्रॉस b लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, a क्रॉस b लिख रहे हैं, तो a का हर एलिमेंट जो है b के हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, है ना। a का हर एलिमेंट जो है b के हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि a की ऑर्डर्ड पेयर, a को हमें क्या करना है, पेयर करना है b के हर एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 will be paired with 1, ठीक है, then 1 will be paired with 5, then 1 will be paired with 9, ठीक है, then हम b1 को 11 से रिलेट कर देंगे, 1 को 15 से, then 1 का पेयर हम लोग किसके साथ बनाएंगे, 16 के साथ। सिमिलरली आपको क्या करना है, 2 is related to 1, ठीक है, 2 is related to 5, 2 is related to 9, 2 is related to 11, 2 is related to 15, then 2 is related to 16। then सिमिलरली आपको क्या करना है, 3 को 1 के साथ कनेक्ट करना है, 3 को आपको 5 के साथ कनेक्ट करना है, 3 को आपको 11 के साथ कनेक्ट करना है, 3 को आपको 16 के साथ कनेक्ट करना है और 3 को आपको फिर से 15 के साथ कनेक्ट करना है। सिमिलरली 4 का रिलेशन आपको 1 के साथ बनाना है, ठीक है, 4 को आपको फिर से 5 के साथ कनेक्ट करना है, 9 को आपको फिर से 1 के साथ कनेक्ट करना है, 11 को भी आपको फिर से 1 के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, देन 4 को आपको फिर से 15 के साथ कनेक्ट करना है और 4 को आपको फिर से 16 के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरीके की जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगी वो क्या होगा, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हमें क्या करना है, ए के हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी, कैसे लिखेंगे हम, ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर हमारा पेयर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है, देन क्या आएगा 1 5, देन क्या आना चाहिए 1 9, देन क्या आएगा हमारा 1 11, देन क्या आना चाहिए 1 15, क्या हो जाएगा 1 15, देन क्या आना चाहिए हमारा 115 के बाद क्या आएगा 116, ठीक है, 115, देन क्या आएगा 116, ठीक है, क्या आएगा 116। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे 2 1, ठीक है, देन क्या होगा हमारा 2 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 5, देन क्या होना चाहिए 2 9, देन क्या होगा 2 11, ठीक है, देन क्या होगा 2 15, ठीक है ना, देन क्या होना चाहिए 2 16, ठीक है, देन क्या होगा 2 16, देन क्या होना चाहिए 3 1, ठीक है, देन 3 5, देन 3 9, ठीक है, देन क्या आएगा 3 11, देन क्या होना चाहिए 3, ठीक है, 3 15, देन क्या होगा, ठीक है, देन क्या होगा हमारा 3 15 के बाद क्या होना चाहिए 3 16, ठीक है, 3 16। कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स जो हम यहाँ पे नोट करेंगे इसकी वाली, ठीक है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स जो हम यहाँ पे नोट करेंगे, या फिर आप यही पे लिख सकते हैं इसके साथ, ठीक है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या होगा हमारा 4 1, ठीक है, देन 4 5, देन 4 9, ठीक है, देन क्या होगा 4 11, ठीक है, देन 4 11, देन क्या होना चाहिए 4 15, ठीक है ना, देन क्या होगा हमारा 4 16, क्या हो जाएगा 4 16। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। देन हमें चेक करना है कि एफ जो है, ठीक है, एफ जो है फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये एफ जो है रिलेशन है या नहीं है, इसको हमें साथ में क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है, ठीक है, क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एफ के अंदर क्या एलिमेंट्स है, ठीक है, एफ के अंदर क्या एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स है 1 5 है, 2 9 है, 3 1 है, 4 5 एंड 2 एंड 11 है। तो आपको रिलेशन है ये कब होता है, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हम कब बोल सकते हैं, when f is a subset of a cross b, मतलब f अगर a cross b का सबसेट है तो f क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये सारे एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। 1 5 आपको कहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 5 प्रेजेंट है, 1 5 इज प्रेजेंट। देन 2 9 आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे आप देखो 2 9 आपको दिख रहा है, ठीक है। देन क्या है 3 1 आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, ये 3 1 प्रेजेंट है। देन क्या है 4 5 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है 2 11 भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि f के सारे एलिमेंट्स जो a क्रॉस b में प्रेजेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, स्टेटमेंट 1 का सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस a क्रॉस b containing all the elements of f
ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ के सारे एलिमेंट्स जो है किस में प्रेजेंट है, ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। सो दस एफ इज रिलेशन, ठीक है, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सो देयरफॉर इंप्लाइज स्टेटमेंट जो है वो आपका कैसा है, ट्रू है। स्टेटमेंट हमें क्या मिला यहाँ पे, ट्रू मिला है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, f इज रिलेशन फ्रॉम एफ ए टू बी, ठीक है, f इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे देखो सिंस, ठीक है, सिंस f इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, f इज इक्वल टू क्या है 15, ठीक है, 1529, ठीक है, देन क्या है यहाँ पे 31, ठीक है, देन क्या है 45, देन यहाँ पे क्या है 211, ठीक है, क्या है 211। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो आपकी फर्स्ट एंट्रीज है, ठीक है, ये जो आपकी फर्स्ट एंट्रीज है ये क्या होती है, हमारी इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो सेकंड एंट्रीज हमारी होती है इसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि f को 1 देने के बाद हमें 5 मिल रहा है, f को 2 देने के बाद हमें 9 मिल रहा है, f को 3 देने के बाद हमें 1 मिल रहा है, f को 4 देने के बाद हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, और f को 2 देने के बाद हमें क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है। दैट इज, ठीक है, दैट इज, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5, या फिर इंप्लाइज, ठीक है, इंप्लाइज f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, देन क्या है f ऑफ 3, अगर आपने दिया 3 का x का वैल्यू 3 दिया तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। देन f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड देन f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए भैया 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे ना, इसको मैपिंग के फॉर्म में नोट कर लेंगे पहले तो, ठीक है। अगर हम मैपिंग के फॉर्म में देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि इज इट फंक्शन और नॉट, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये अगर आपको मान लो ये आपका कोई सेट A है, ठीक है, और ये सेट आपका B है। फिलहाल के लिए आपको मानना है कि ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है, ठीक है, हमारे अजम्पशन के लिए। और यहाँ पे f इज मैपिंग फ्रॉम A टू B, f कोई मैपिंग है फ्रॉम A टू B, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A के अंदर में कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, तो हम इसमें नोट कर लेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देन यहाँ पे देखो B, ठीक है, B में कौन से एलिमेंट्स है, 5 है, 9 है, 1 है, 5 है, नहीं 11 है। कैसे लिखेंगे, 5 9 सॉरी 1 पहले लिख देंगे आप, ठीक है, 1 जो है इसको पहले लिख देंगे 1, देन क्या है 5 है, देन क्या है आपके पास 9 है, एंड देन क्या है हमारे पास 11 है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रिलेशन क्या है, 1 इज रिलेटेड टू 5, ठीक है, सो 1 इज रिलेटेड टू 5 आप लिख देंगे, 1 इज रिलेटेड टू 5। देन सेकंड क्या है, 2 इज रिलेटेड टू 9, ठीक है, 2 इज रिलेटेड टू 9 आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन क्या है 3 इज रिलेटेड टू 1, सो आप इसे लोड कर लेंगे, 3 इज रिलेटेड टू 1, ठीक है ना, 3 इज रिलेटेड टू 1। देन बाद में क्या बोला है यहाँ पे 4 इज रिलेटेड टू 5, ठीक है, 4 इज रिलेटेड टू 5, ठीक है ना, 4 इज रिलेटेड टू 5 एंड देन 2 इज रिलेटेड टू व्हाट 11, ठीक है, 2 इज रिलेटेड टू 11, ठीक है, 2 इज रिलेटेड टू 11। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि फंक्शन हम किसे कहते हैं, ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है, क्या कहता है कि A के सारे एलिमेंट जो है वो यूज होने चाहिए, A के सारे एलिमेंट जो है हमारे वो यूज होने चाहिए, और A के एलिमेंट्स का इमेज जो हमें B में मिलता है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो कि एक कंडीशन का जो डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि भैया A के हर एलिमेंट जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, A का हर एलिमेंट जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, बट क्या इसका इमेज यूनिक है। आप देखो यहाँ पे 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 9 है, 2 का इमेज 11 है ना। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 है, यहाँ पे इसकी 2 इमेजेस है, तो यहाँ पे तो भैया ये मामला हमारा फंस गया है ना, ये मामला जो है हमारा यहाँ पे फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि यहाँ पे 2 की जो है ना 2 इमेजेस मिल रही है, और अगर 2 इमेजेस मिल रही है तो यूनिकनेस खत्म हो गई, और अगर यूनिकनेस खत्म हो गई तो क्या फंक्शन का डेफिनेशन फुलफिल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे सारे A के सारे एलिमेंट तो हमारे यूज हो गए है ना, A के सारे एलिमेंट तो हमारे यूज हो गए, बट ये जो 2 है उसकी 2 डिफरेंट इमेजेस मिल रही थी, 9 और 11, मतलब यहाँ पे इमेज जो है वो क्या है, यूनिक नहीं है, और यूनिकनेस जो है हमारी खत्म हो गई। और अगर यूनिकनेस खत्म हो गई तो फंक्शन का डेफिनेशन वही फुलफिल नहीं हो रहा। फंक्शन का अगर डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे यहाँ पे सिंस, ठीक है, सिंस एलिमेंट 2, ठीक है, एलिमेंट 2 has 2
different images, has two different images, ठीक है, ठीक है, thus f is not function, f is not फंक्शन, ठीक है, f इज नॉट फंक्शन। और इसी के ऊपर से भी हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो रिलेशन, जो आपको स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपको फंक्शन दिया हो, ठीक है, जो रिलेशन दिया हुआ रिलेशन हो, अगर वो रिलेशन हो तो फंक्शन होना ही चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर रिलेशन है तो फंक्शन होना ही चाहिए, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, बट अगर फंक्शन है तो वो रिलेशन होता ही है। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, रिमेंबर, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है ना, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो चलिए चले आगे, ठीक है ना। सो अगला हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11, और ये क्या कह रहा है कि लेट f बी अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z, z क्रॉस z जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और ये आपको क्या बोला गया है कि f इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z। तो हमारे दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि f जो है वो z क्रॉस z का सबसेट है, और z क्रॉस z क्या है, यहाँ पे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो f क्या होना चाहिए भैया, रिलेशन, ठीक है ना, f क्या होना चाहिए, रिलेशन, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई कि f जो है वो रिलेशन है, ठीक है। देन हमें क्या बोलना है, क्या देन डिफाइंड बाय, ठीक है, क्या डिफाइंड बाय f इज इक्वल्स टू द ऑर्डर्ड पेयर a b कॉमा a प्लस b और a कॉमा b बिलोंग्स टू z, इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, ठीक है, इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, देन इफ इट इज फंक्शन देन जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आपको क्या चेक करना है कि f जो है वो क्या वो फंक्शन है फ्रॉम z टू z, और अगर वो फंक्शन है तो आपको क्या करना है, आपका आंसर जो है वो जस्टिफाई करना है, उसके लिए आपको एक अच्छा सा रीजन देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि फंक्शन होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, फंक्शन होने के लिए क्या होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। पहले तो रिलेशन होना चाहिए, किसका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का या फिर किसी भी सेट का। तो यहाँ पे एज f जो बोला है वो क्या बोला गया है, इट इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z, और अगर f जो है z क्रॉस z मतलब किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो यहाँ पे f जो हो गया ऑलरेडी रिलेशन हो गया, f क्या हो गया, यहाँ पे रिलेशन हो गया। देन हमें क्या देखना है कि ये जो f है ये फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसकी जो इमेजेस है, ठीक है, डोमेन के एलिमेंट्स की जो इमेजेस है, जो भी एलिमेंट्स आप लेते हो किसके डोमेन की, उनकी इमेजेस कैसे होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर कि डोमेन के एलिमेंट्स की जो इमेजेस है किसमें, कोडोमेन में, वो कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो भैया लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हम लोग डिनोट करते हैं उसको, जो गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, गिवन, ठीक है, गिवन, ठीक है। सो लेट f बी मैपिंग फ्रॉम z टू z, ठीक है, z टू z सच दैट, ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे, f ऑफ, ठीक है, f इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा a इंटू बी, ऑर्डर्ड पेयर a इंटू बी कॉमा a प्लस b, ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z, ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो भैया आपको यहाँ पे पता है कि अगर f जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका इनपुट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका क्या होता है, इनपुट होता है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप f को a b देंगे, है ना, जब आप f को a b देंगे तो आपको f क्या रिटर्न करेगा, a प्लस b रिटर्न करेगा। या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जब हम f को a b के ऊपर ऑपरेट करेंगे, जब हम f को a b के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस b मिलेगा, क्या मिलेगा, a प्लस b मिलेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंप्लाइज, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ इनपुट में क्या आएगा, a b, ठीक है, f ऑफ a b इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस बी, ठीक है, f ऑफ a b इज इक्वल्स टू, अगर आपने a b जो है इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे, a प्लस बी, क्या मिलेगा, a प्लस बी फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू z, z क्या, इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या, इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो f है, ये जो रिलेशन हमने डिफाइंड कर रखा है ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, पुट, ठीक है, पुट
a इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3 हम इसमें पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप a इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू अगर आप 3 पुट करते हो तो ये जो आपका इक्वेशन है इसको चाहे तो आप रेफरेंस नंबर 1 दे दो। सो रेफरेंस नंबर 1 विल इंप्लाई क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इंटू 3, ठीक है, f ऑफ 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ 2 इंटू 3 इज 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा भैया 5। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। देन सिमिलरली नाउ फिर से हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू, अभी और कोई हम नंबर पुट करते हैं 6 एंड b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 6 एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इसको a इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू 1 जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, है ना। अगर a इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू 1 अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, f ऑफ a इंटू b दैट इज 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू और 6 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 6 इंटू 1 इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्लस 1 आपको क्या मिल रहा है, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 3, ठीक है। अब भैया यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर 2 और रेफरेंस नंबर 3 को आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। रेफरेंस नंबर 2 और रेफरेंस नंबर 3 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, जब आपने f को एलिमेंट 6 दिया, ठीक है, जब आपने f को जो है वो ऑब्जेक्ट 6 दिया तो इसने आपको क्या रिटर्न किया, 5 रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया, 5 रिटर्न किया। इसका मतलब क्या है कि 6 का जो इमेज है वो क्या है, 5 है। 6 का जो इमेज है वो क्या है, 5 है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो जब आपने इक्वेशन नंबर 3 में फिर से जब आपने 6 दिया, ठीक है, फिर से जब आपने 6 दिया तो यहाँ पे f ने हमें क्या वैल्यू रिटर्न किया, 7 वैल्यू रिटर्न किया। क्या वैल्यू रिटर्न किया, 7 वैल्यू रिटर्न किया। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट की, एक ही ऑब्जेक्ट की 2 इमेजेस आपको मिल रही है ना। एक ही एलिमेंट की या फिर एक ही ऑब्जेक्ट की आपको क्या मिल रही है, 2 एलिमेंट मिल रही है, 2 इमेजेस मिल रही है। और अगर 2 इमेजेस मिल रही है तो भैया हमारा जो यूनिकनेस वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया, है ना। यूनिकनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा खत्म हो गया। और अगर ये यूनिकनेस ही नहीं है तो फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम, इसको आप मैपिंग के फॉर्म में भी देख सकते हो, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 3। अगर आप ये मैपिंग के फॉर्म में देखो तो ये आपका 6 है और ये आपका 5 एंड 7 है, ठीक है, 5 एंड 7 है। तो आप यहाँ पे देखो ये जो 6 है इसकी 2 इमेजेस आपको दिख रही है। कितनी इमेजेस दिख रही है, 2 इमेजेस दिख रही है, 10, ठीक है, 10, ठीक है, 10। द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट 6 हैज 2, ठीक है, 2 इमेजेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट 6 हैज 2 इमेजेस। कौन सी इमेजेस है, 5 एंड 7, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 5 एंड 7 है, ठीक है। सो देयरफॉर अगर इमेजेस जो है इसकी 2 इमेजेस आपको मिल रही है, किसकी, 6 की, तो इमेजेस यूनिक हुई क्या, नहीं होगी। इमेजेस अगर यूनिक नहीं है तो क्या फंक्शन होगा, नहीं होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर f मैपिंग फ्रॉम z टू z, f मैपिंग फ्रॉम z टू z इज नॉट फंक्शन, ठीक है, इज नॉट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, f मैपिंग फ्रॉम z टू z सच दैट, ठीक है, सच दैट f इज इक्वल्स टू, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर a b, a इंटू b प्लस, ठीक है, कॉमा a प्लस b फॉर सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z, ठीक है, a कॉमा b बिलोंग्स टू z इज नॉट फंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, प्लीज राइट डाउन। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर दिस एक्सरसाइज, ठीक है। इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है, क्या कह रहा है, ये लेट a इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट f मैपिंग फ्रॉम a टू n, ठीक है, f मैपिंग फ्रॉम a टू n बी डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। क्या कह रहा है, इस टाइप का फंक्शन है कि आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा। और प्राइम नंबर कैसा होना चाहिए, n का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, n का फैक्टर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर वहां पे n के फैक्टर्स में 2 प्राइम नंबर्स
आते हैं, अगर n के फैक्टर्स में आपको 2 प्राइम नंबर्स मिलते हैं तो उसमें से आपको कौन सा प्राइम नंबर लेना है? हाईएस्ट प्राइम नंबर लेना है। क्या नंबर लेना है? हाईएस्ट प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, एफ ऑफ एन जो है इस टाइप का फंक्शन है जिसमें आपको यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है, कोडोमेन में आपको कौन सी इमेजेस मिलेंगी? ऐसे इमेजेस मिलेंगी जो क्या होगी? प्राइम नंबर होगी। ठीक है, क्या होगी? प्राइम नंबर होगी। और साथ में कैसे होनी चाहिए? वो हाईएस्ट प्राइम नंबर होना चाहिए। किसका? n के फैक्टर का। ठीक है, किसका? n के फैक्टर का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंड देन हमें क्या करना है? फाइंड द रेंज ऑफ f। ठीक है, हमें क्या करना है? यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। एक बात और आपको यहाँ पे नोट करनी है कि ये जो n है, ठीक है, ये जो n है वो क्या रहेगा? a के एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, n की जो वैल्यूज है वो क्या होगी? 9, 10, 11, 12 एंड 13, क्योंकि यहाँ पे f का जो मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ पे है? a से लेकर n में है। ठीक है, f का जो आपको मैपिंग दिख रहा है वो कहाँ से कहाँ पे है? a से लेकर n में है। तो आपको यहाँ पे n की जो वैल्यूज लेनी है वो क्या लेनी है? 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन नोट कर लेंगे। ठीक है, गिवन a इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इज इक्वल्स टू भी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और क्या है? 13 है। ठीक है ना, देन यहाँ पे आपको क्या बोला? लेट f मैपिंग फ्रॉम, ठीक है, f मैपिंग फ्रॉम a to n। ठीक है, लेट f मैपिंग फ्रॉम a to n, ठीक है, a to n बी डिफाइंड बाय, ठीक है, डिफाइंड बाय, किस तरीके से हमने इसको डिफाइंड कर रखा है? f ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, f ऑफ n इज इक्वल्स टू द हाईएस्ट, ठीक है, द हाईएस्ट, ठीक है, द हाईएस्ट प्राइम, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब अगर आप n की जो वैल्यूज लेंगे, ठीक है, n की आप जो भी वैल्यूज लेंगे किसमें से? a में से, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट में एलिमेंट लेना है वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। मतलब अगर n के 2 फैक्टर्स वहां पे आते हैं, n के आपके पास अगर 2 फैक्टर्स है, ठीक है, n के अगर आपके पास 2 फैक्टर्स है तो उनमें से हमें क्या लेना है? हाईएस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। जो उसमें से हाईएस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, सॉरी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? कि इट हैज, ठीक है, इट हैज ओनली फैक्टर, it has only factor, ठीक है, it has only factor 1 and itself। ठीक है, it has only factor 1 and itself। ठीक है, itself मतलब उसके, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 प्रॉपर्टीज है प्राइम नंबर की। क्या है? एक तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? कि इट हैज ओनली फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, मतलब उसके सिर्फ एक ही फैक्टर पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, एक ही टाइप का फैक्टर पॉसिबल होगा, वो क्या होगा? 1 होगा या तो फिर वो खुद होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कि अगर हम यहाँ पे n का जो एलिमेंट है पहले 9 लेंगे, तो f ऑफ 9 अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो भैया 9 के फैक्टर्स, 9 क्या प्राइम नंबर है? ठीक है, 9 के किस प्रकार के फैक्टर्स हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे देखो 9 के यहाँ पे 2 टाइप्स के फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है? 9 into 1, क्या हो सकता है? 9 into 1। और दूसरा क्या हो सकता है? 3 into 3। दूसरा क्या हो सकता है? 3 into 3। इसमें 2 प्रकार के फैक्टर्स जो है 9 के पॉसिबल है। एक तो होगा 9 into 1, दूसरा क्या होगा? 3 into 3। अब यहाँ पे देखो 9 into 1 में क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। 1 हमारा प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है। ठीक है, 9 के 2 पॉसिबल फैक्टर्स है, इसलिए हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 into 3 हमारे पास है, तो ये 3 में से कौन सा नंबर जो है, ठीक है, क्या 3 प्राइम नंबर है? तो आप देख सकते हो कि 3 इज ग्रेटर देन 1। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि इट हैज ओनली फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। 3 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 into 1, है ना। 3 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 into 1। और इसके कोई अदर फैक्टर्स पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो भैया ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। ठीक है ना, ये क्या है? हमारा प्राइम नंबर। तो आप देख सकते हैं कि 9 के फैक्टर में
हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है 3 है, 9 के फैक्टर में हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है 3 है, तो यहाँ पे आप f ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या नोट करेंगे 3 नोट करेंगे। देन यहाँ पे आप f ऑफ 10, ठीक है, f ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 को आप किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, 10 को आप कैसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हो। यहाँ पे 10 के दो पॉसिबल फैक्टर्स है, क्या है, एक तो 10 into 1 होगा, है ना, 10 and 1, देन दूसरा क्या हो सकता है 5 into 2, क्या हो सकता है 5 into 2। अब 10 जो है हमारा प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, 1 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे हम 5 और 2 की तरफ देखेंगे, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पे 5 भी प्राइम नंबर है और क्या है 2 भी प्राइम नंबर है ना, बट हमें क्या लेना है हाईएस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया 5, तो यहाँ पे f ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। देन हम f ऑफ 11 निकालेंगे, f ऑफ 11 इज इक्वल टू 11 के फैक्टर्स कैसे पॉसिबल है, ठीक है, 11 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, है ना, 11 जो है खुद एक क्या है प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही फैक्टर्स है ना 1 into 11, कितने फैक्टर्स पॉसिबल है 11 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है 1 into 11, ठीक है, तो ये 11 जो है खुद ही एक टाइप का प्राइम नंबर है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ 11 भी हम क्या लिखेंगे 11 ही लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्या है f ऑफ 12, ठीक है 12, सो f ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 12 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, ठीक है, 12 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है। यहाँ पे 12 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 into 2 लिख सकते हैं आप, 6 into 2 एक फैक्टर है, देन दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है 4 into 3 हो सकता है, ठीक है, 4 into 3 हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये 6 into 2 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, 6 into 2 क्या हमारे प्राइम नंबर है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 इज अ प्राइम नंबर, बट 6 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 6 के दो पॉसिबल फैक्टर्स पॉसिबल है दो टाइप्स में, कैसे 3 into 2 जो है वो 6 होता है, देन 6 into 1 क्या होता है 6 होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये फॉलो नहीं करता, तो 6 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, 6 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। देन हम बढ़ते हम यहाँ पे 4 and 3 की तरफ, ठीक है, एक हमें प्राइम नंबर मिल गया, 2 जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या 4 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं है, क्या 3 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स में, ठीक है, 12 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है उसमें हमें क्या मिल रहा है प्राइम नंबर 2 है और 3 है, बट हमें क्या लेना है हाईएस्ट प्राइम नंबर, तो 2 and 3 में हाईएस्ट क्या है 3 है, 2 and 3 में हाईएस्ट क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम f ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक है ना, f ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या लेंगे 3 लेंगे। देन हम फाइंड करेंगे f ऑफ 13, f ऑफ 13, भैया 13 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, 13 जो है क्या है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो उसके कितने पॉसिबल फैक्टर्स है ओनली दो, 1 and 13, 1 into 13 कितना होता है 13 होता है, तो f ऑफ 13 भी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 ही हो जाएगा बिकॉज इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 13 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने f ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 फाइंड कर लिया, f ऑफ 10 इज इक्वल टू 5 निकाल लिया, f ऑफ 11 इज इक्वल टू 11 आ गया, f ऑफ 12 इज इक्वल टू 3 आ गया, एंड f ऑफ 13 इज इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, तो आगे चले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप 9 दे रहे थे, f में जब आप 9 दे रहे तो f आपको क्या रिटर्न कर रहा है 3 रिटर्न कर रहा है, f में जब आप 10 दे रहे थे तो आपको f जो है क्या रिटर्न कर रहा है 5 रिटर्न कर रहा है, f को जब आप 11 दे रहे थे तो आपको f जो है वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा था 11 वैल्यू रिटर्न कर रहा था, जब आपने f को 12 दिया तो उसने हमें क्या रिटर्न किया 3 रिटर्न किया, और वैसे ही जब हमने f को 13 दिया तो उसने हमें क्या रिटर्न किया 13 ही रिटर्न किया। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका इनपुट एलिमेंट हो गया, ये आपका आउटपुट एलिमेंट हो गया, और इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे f इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर, किसके साथ रिलेशन है 9 and 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 3। देन नेक्स्ट क्या है हमारा 10 5, ठीक है, तो नेक्स्ट पेयर हमारा क्या बनेगा 10 5। नेक्स्ट क्या है हमारा 11 11, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा 11 11, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है 12 3, है ना, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या होना चाहिए 12 3, तो ये हो जाएगा 12 3, ठीक है, 12 3, एंड देन नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज 13 13, तो ये कितना हो जाएगा 13 13। तो भैया ये हो गया हमारा f, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा f, जिसको हमने क्या कर दिया है ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिख दिया हुआ है। अब यहां से हमें क्या करना है रेंज फाइंड करना है, किसका f का, rf हमें फाइंड आउट करना है, और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में है तो डोमेन मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ
इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू द एफ। मतलब एफ के अंदर जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनकी फर्स्ट एंट्रीज का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। और अगेन रेंज जो है हमारी क्या होती है, ठीक है, तो रेंज क्या होती है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सेकंड एंट्रीज of all the ordered pairs which belongs to the F। इसका मतलब क्या हो गया कि F के अंदर जितनी भी ordered pairs है, F के अंदर जितनी भी ordered pairs है उनकी सेकंड एंट्रीज पे सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं ना। तो यहाँ पे जितनी भी ordered pairs है इनमें जो सेकंड एंट्रीज है वो क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी। तो क्या दिख रहा है आपको, 3 है, 5 है, 11 है, देन अगेन 3 एंड देन क्या है 13 है। तो यहाँ पे 3 रिपीट हो गया है तो हम लोग एक ही बार इसको नोट करेंगे। देन क्या है भैया 5 है, देन क्या है हमारा 11 है एंड देन क्या है 13 है। तो ये हो गया हमारा रेंज, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के साथ जो ये हमारा एक्सरसाइज है और ये चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है।